हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनहिस्ट्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं एसएससी जीडी 2026 का 7 फरवरी 2025 का जो शिफ्ट 2 हुआ था उसका कंप्लीट पेपर एनालिसिस जीके एंड जीएस का। टारगेट आपका 20 ऑफ 20 का होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया और कितने आपके गलत हुए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि जॉर्ज साइमन ओम वर्ष सन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे। यह किसका वर्णन करता है? तो पहला है धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बी है एक संवृत्त पृष्ठ के कुल विद्युत अभिवाह संलग्न आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। सी है कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिणाम उस कुंडली से जुड़े चुंबकीय विवाह के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर संधि के प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग संधि से निकलने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आपके पास क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया, ऑप्शन दिए गए, आप अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। तो इसका आंसर होगा धारा के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे, मतलब क्या थे उसके अंदर। तो ऑप्शन हैं कृषि एवं उद्योग क्षेत्र, कृषि और विदेशी क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र, या फिर कृषि एवं सेवा क्षेत्र। तो बच्चों बताइए कि जो पहली और दूसरी जो है पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो बच्चों पहली और दूसरी योजनाओं का जो मुख्य लक्ष्य है पंचवर्षीय योजनाओं का वो था कृषि और उद्योग क्षेत्र, यानी कि पहली में कृषि और दूसरी में उद्योग क्षेत्र था। ठीक है। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी और द्वितीय जो है आपका 1956 के बाद से चली थी। ठीक है। अच्छा, पहली और दूसरी तो आपको पता चल गया, कृषि और औद्योगिक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भरता। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई बच्चों। इसका ऑप्शन है उगादी, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति या फिर पोंगल। तो बच्चों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो त्यौहार है मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों मराठी नववर्ष के रूप में जो है गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों जो गुड़ी पाड़वा है महाराष्ट्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और ये जो उगादी है उगादी वो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोत गान के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद, यानी कि जो आपके सूक्त हैं वो किस में पाए जाते हैं, किस वेद के अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चों सूक्त जो है आपके ऋग्वेद में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसमें जो है सूक्तों की जो संख्या है वो 1028 है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? ऑप्शन हैं 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो बच्चों आपका जो है 7वीं अनुसूची इससे संबंधित है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और समवर्ती सूची भी आती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र हटाए जाने का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 84 या फिर अनुच्छेद 70। तो बच्चे बताइए कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को अवकाश और त्यागपत्र हटाए जाने का उल्लेख है? तो बच्चों वो आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 94। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अनुच्छेद जो 93 है स्पीकर का चुनाव है, अनुच्छेद 94 जो है उसको पद से हटाना है। तो यानी कि 93 में चुना जाता है
और 94 में इसमें दिया गया है हटाने की प्रकृति दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस हैं जुआल ओराम, किरेन रिजिजू, या फिर गिरिराज सिंह, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ पे किरण रिजिजू होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बच्चों क्षमा करिएगा टाइपिंग मिस्टेक के लिए। तो इसमें देखिए कि जून 2024 में जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्री के लिए पद के लिए जो नियुक्त हुए वो है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। गजेंद्र शेखावत जो है जल शक्ति मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो बच्चों बताइए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में जो है सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। तो बच्चों वो जनसंख्या जो है असम की सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिक्किल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है। ऑप्शन से तबला, बांसुरी, शहनाई या फिर रुद्रबीड़ा। तो बच्चों सिक्किल वाला जो चंद्रशेखर है वो हमारे बांसुरी से जुड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, बांसुरी जो है पवन वाद्य यंत्र है, इसमें हवा भर के आपको सबको पता है। और हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। सबसे प्रसिद्ध कौन है बांसुरी वादक में, हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नमूमा पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो बच्चों आपका जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है बिहार में थी। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूंगफली को पीसने पर तेल क्यों निकलता है। ऑप्शंस है मूंगफली में वसा होने के कारण, मूंगफली में प्रोटीन होने के कारण, या फिर मूंगफली में शर्करा नहीं होता है, या फिर जीरा घटिया गुणवत्ता का होता। ठीक है, तो जो है मूंगफली में ज़्यादा वसा होने के कारण जो है उसके अंदर से तेल निकलता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, वसा जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। और तेल बीज कौन कौन है भाई, सरसों है, तिल है और सोयाबीन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल होती हैं। ऑप्शन है फर्म क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक, विदेशी क्षेत्रक या फिर घरेलू क्षेत्रक। तो सबसे ज़्यादा जो है आपके फर्म क्षेत्रक में होता है। ठीक है, सभी चीज़ें होती हैं, व्यावसायिक संस्थाएं भी, निगम भी, भागीदारियाँ भी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है कि अर्थव्यवस्था के जो है 4 क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रक होते हैं, 4। घरेलू, सरकारी, फर्म और विदेशी। कौन कौन, घरेलू, सरकारी, फर्म और विदेशी, ये चारों आपके पास दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण जो है कब हुआ था। ऑप्शन है जनवरी 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2023 या फिर फरवरी 2022 में। तो बच्चों बताइए कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा जो संस्करण है वो कब हुआ था। तो बच्चों वो जो हुआ था आपके फरवरी 2023 में हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। आयोजन कहाँ हुआ था, गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2014 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन से 16 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद या फिर 11 वर्ष बाद। तो बच्चों बताइए कि 2014 के एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता। तो बच्चों भारत ने जो है 16 वर्षों बाद स्वर्ण पदक को जीता था। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अच्छा 2014 का जो एशियाई खेल है वो इंचियोन दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया। ऑप्शन है नेविल चैम्बरलेन, लॉर्ड लिनलिथगो, क्लेमेंट एटली या फिर विंस्टन चर्चिल। तो बच्चों बताइए कि 1990 का जो अगस्त प्रस्ताव है किसने दिया था। तो बच्चों अगस्त प्रस्ताव जो 1990 का था वो जो है आपके लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये कब दिया गया, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य था भारतीय समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहित करना, व्यापार पर राष्ट्रीय नीतियों को विनियमित करती है,
केवल स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देती है या फिर केवल देशों में उत्पादन और बाजार को एकत्रित करती है। तो बच्चों अब बताइए कि वैश्विक प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो भूमिका है वो क्या है। तो बच्चों वैश्विक प्रक्रिया में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो भूमिका है वो आपका ये है कि विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजार को एकत्रित करती है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस जलवायु में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आर्द्र उष्णकटिबंधीय, गर्म समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर उष्णकटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क। तो बच्चों बताइए कि पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस जलवायु में पाए जाते हैं। तो बच्चा वो जलवायु होता है उष्णकटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क होता है। ठीक है, इसे सवाना घास भूमि भी कहते हैं और अफ्रीका में ये अधिक पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2010 में पूर्वी भारत के किस नृत्य को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। ऑप्शन है लावड़ी, गरबा, बिहू या फिर छऊ। तो बच्चों बताइए कि 2010 में पूर्वी भारत के किस नृत्य को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। तो बच्चों अमृत सांस्कृतिक विरासत में जो है छऊ को शामिल किया गया था। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। छऊ कहाँ कहाँ मनाया जाता है भाई। छऊ झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडलम खेमवती पवित्रन का संबंध भारत के किस राज्य से है। ऑप्शन से केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो बच्चों इनका जो संबंध है वो केरल की रहने वाली है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है। ऑप्शन है सरकार की लागत कम करना, नवीकरण ऊर्जा बढ़ाना, निजी क्षेत्र में बिजली सस्ती करना या फिर घरों के लिए मुफ्त बिजली देना। तो बच्चों इसमें जो है आपका नवीकरण ऊर्जा बढ़ाना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसका ये जो लॉन्च हुआ था 2024 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन जो है पीवाई को आपके दिए जाते हैं, आप इसको सॉल्व करिए, अच्छे से कोशिश करिए और इन ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर अगले सेट के साथ।